नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे हैं और इस दौरान दुनिया में काफ़ी गतिविधियां, काफ़ी घटनाएं वो हो चुकी हैं। रशिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चली है उसके दौरान हम मिले थे शुरुआती दौर में, और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं बड़ी तेजी से हुई हैं वैश्विक पटल पर। एक तरफ ये छठा महीना चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का, दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक संकट इस युद्ध के नतीजतन वो उभरता जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन, महंगाई, कमोडिटीज के प्राइसेस में वृद्धि ये लगातार होती जा रही है। सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि सभी देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी, और इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। जो छोटे देश हैं जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी नहीं है वहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हैं। श्रीलंका में आपने देखा किस तरह से महंगाई को लेकर प्राइसेस में जो बढ़ी हुई दरें थीं चीज़ों की, आम लोग जो जिस पर निर्भर होते हैं दैनिक यूज की, डेली यूज की जिसे हम वस्तुएं कहते हैं, खाद्यान्न हुआ, खाने का तेल हुआ, मसाले हुए और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिल्क हुआ, बटर हुआ, ब्रेड हुआ, इन सब की इन सब के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और अभी ये चलता जा रहा है, सिलसिला रुका नहीं है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, नेपाल में भी दाम बढ़े हुए हैं, बांग्लादेश में लगातार यही स्थिति है, मालदीव में, साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में, अफ्रीका में, ईस्ट यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी और भारत में भी। मैं इस बात से गुरेज नहीं करूँगा कि भारत में महंगाई नहीं है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है जहाँ तक भारत की बात है। श्रीलंका में जो हुआ वो और देशों में ना होने पाए, इसके लिए वहाँ की सरकारें कदम उठा रही हैं। किस तरह वो सफल होंगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। अभी अभी वहाँ के आर्मी चीफ ने अमेरिका से कर्ज में उनको कर्ज देने के लिए कहा है, जिससे जो उनके ऊपर एग्जिस्टिंग कर्ज है उससे रिलीफ मिल सके। आईएमएफ से दरख्वास्त की है, कई और देशों ने आईएमएफ से दरख्वास्त की है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भी लिमिटेशन होती है, वो एक लेवल से ज़्यादा किसी देश को कर्ज नहीं दे सकता। तो ये सारी स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और इस दौरान युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ी है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो 4 देशों के दौरे पर हैं, उनको ताइवान भी जाना था, लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया है 31 जुलाई को उसमें से ताइवान का जो दौरा है वो मिसिंग है, उसकी डिटेल मिसिंग है। वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि चाइना ने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस लगाए थे इस पर। उन्होंने ये कहा था कि चाइना ने ये कहा था कि अगर उनका प्लेन लैंड करता है और अमेरिकन आर्मी उसको एस्कॉर्ट करती है तो वो प्लेन को शूट डाउन तक भी कर सकते हैं, और वहां पर आर्मी की ड्रिल शुरू हो चुकी है। इसके बीच आज ही भारत के 3 प्रोमिनेंट शख्सियत को, जिसमें से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चीफ पीएस राघवन, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पूर्व सलाहकार और उनके मित्र माने जाने वाले सैम पित्रोदा, और लेफ्टिस्ट वेटरन जर्नलिस्ट सईद नकवी को बैन कर दिया है, क्योंकि उन पर इल्जाम यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार ने ये लगाया
कि वो रशियन प्रोपोगंडा को बढ़ावा दे रहे थे। अब वो चाहे उनके लेखों के जरिए हो या किसी और गतिविधि के जरिए हो, उनको बैन कर दिया यूक्रेन ने। तो ये वैश्विक पटल पर ये सारी गतिविधियां बड़ी तेजी से हो रही हैं। इस बीच भारत में अगर हम बात करें तो लगातार नई नई स्कीमें आती जा रही हैं। इस समय करीब 260 से 275 स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग की, एयरलाइंस की, खाद्यान्न से जुड़ी, पॉवर्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर 350 स्कीमें भारत सरकार रन कर रही है और इस पे खर्चे बहुत ज्यादा होने हैं। इस पे देखने वाली बात ये होगी कि इसमें से कितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाता है और कितना भारत सरकार अपने हाथ में रखती है। चैलेंजेस बहुत हैं और इनसे निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पास जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य में उथल पुथल मची हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, तमाम सारे जो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े टर्म होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट फेल हो गए हैं। और अगर आप मेरी अपनी ओपिनियन मांगे तो मैं ये कहूँगा कि जो करंट डिप्रेशन है दुनिया में, वो 1930s का जो एक द ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते थे, वो जो है उससे भी बड़ा है। संकट गहरा सकता है, आर्थिक संकट गहरा सकता है। इसमें से जो देश इस वैश्विक इकोनॉमी को जबरिया या आर्थिक प्रभुत्व के जरिए जिस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, उसमें चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। उसका वन बेल्ट वन रोड मैं कई एपिसोड्स में कह चुका हूं, बहुत ही प्रभावी अगर सक्सेस होता है तो ये समझिए दुनिया के 2/3 हिस्से पे चीन का आर्थिक साम्राज्य कायम हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्थितियां जैसी बन रही हैं। अफगानिस्तान में उथल पुथल मचाकर अमेरिका वहां से हट गया है। रूस ने यूक्रेन में उथल पुथल मचाई हुई है। चाइना 7 मार्गों से, 7 रूट से वन बेल्ट वन रोड को रिवाइव करने में जी तोड़ कोशिश कर रहा है। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ एशिया के, भारतीय महासागर के कई देशों को, ईस्ट यूरोप के, सेंट्रल यूरोप के, अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट के कई देशों को वो बहुत ज़्यादा लोन दे चुका है। स्थिति तब बिगड़ती है जब इस लोन के एवज में चाइना वहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें लगाना चाहता है और ऐसे में वहाँ की सरकारें टकराव की स्थिति पैदा होती है और फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका और उसके मित्र देश, भारत और सारे तमाम देश इन चैलेंजेस से, छोटे देश तो इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और देश जो बड़े देश हैं, बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, वो इससे कैसे निकलेंगे, कैसे निपटेंगे चाइना के जो ये चाइना और रूस ने जो चैलेंज प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, तमाम सारे देश हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस अंक में इतना ही कहना था। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।